हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो MCQ पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हम लोग का पहला चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो नवंबर दिसंबर सेशन में हमारे टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं 2021-22 बैच के लिए, उस MCQ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए MCQ में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन केमिकल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहला तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, कब होता है, तो आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शंस हम लोग के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। कैसा चेंज होता है? परमानेंट चेंज होता है, जिसमें एक या वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, जिनका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट जो था हमारा उससे डिफरेंट होता है। मतलब रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंज क्या कब हो सकता है, जब गैस क्या हो, इवॉल्व हो, कोई भी गैस क्या हो रहा हो, रिलीज हो रहा हो, या फिर स्टेट का चेंज हो रहा हो, या फिर प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा हो, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर एनर्जी का चेंज हो रहा हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। अब आप ही सोचिए कि एक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन रखने से, सिर्फ ऑक्सीजन रख दिए हैं एक गैस सिलेंडर में, तो कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं हमारा। तो इसमें बोला है कि कौन सा होगा, तो ये तो होगा नहीं हम लोग का। अगला है लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर मतलब एयर को लिक्विफाइड कर देना है। तो एयर को लिक्विफाइड कर दिए हैं तो हम लोग का कोई नया सब्सटेंस तो यहाँ फॉर्म हुआ नहीं, सिर्फ जो एयर था वो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में आ गया। अगला कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन। एक चाइना डिश है, बर्तन है हम लोग मान सकते हैं, और उसमें केरोसिन पेट्रोल रख दिए, तो क्या होगा, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। पेट्रोल क्या हो सकता है, वेपराइज हो सकता है, वोलेटाइल है, क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंस है पेट्रोल, तो कुछ नया सब्सटेंस तो सी में भी नहीं बन रहा है। अगला एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अब गौर कीजिए, कॉपर वायर है, कॉपर का फार्मूला Cu होता है, उसको एयर के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है आप लोग को। ये कॉपर वायर था। यदि आप इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं तो देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप 2 कर दीजिए, और कॉपर, इसके कारण क्या होगा, कॉपर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग के पास डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में हम लोग का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व होते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मैं यदि बात करूं तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज किया जाता है। और दूसरा एक चीज़ और समझना है कि जितना एलिमेंट, मतलब जितना भी एटम मेरा पहले था, जितना भी एलिमेंट का एटम मेरा रिएक्टेंट में था, उतना ही मेरा प्रोडक्ट में होगा। क्योंकि कुछ नया चीज़ तो बना नहीं, मतलब नया चीज़ तो बन रहा है हम लोग का, लेकिन जो रिएक्टेंट था उसी से ना नया चीज़ बना प्रोडक्ट मेरा। तो इसमें जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसमें भी उतना ही होगा हम लोगों का प्रोडक्ट में। यहीं से तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट में जितना एटम पहले था, प्रोडक्ट में भी उतना एटम होगा। ईच एलिमेंट का, जितना भी एलिमेंट है उसका होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी सब्सटेंस से ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि एटम जो होगा हर एलिमेंट का, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास,
कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि मिसिंग वेरिएबल बताइए। ठीक है, मिसिंग वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। रिएक्शन क्या किया गया है, देखिए लेड नाइट्राइट है हम लोग के पास, क्या है, लेड नाइट्राइट, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको कर लीजिए NO3, लेड नाइट्रेट होगा, ये क्या होगा, लेड नाइट्रेट होगा, ध्यान में रखिएगा, ये लेड नाइट्रेट होगा हम लोग का। तो ये एक्वस में दिया गया है, ये किस सॉल्यूशन में दिया होगा, एक्वस में दिया गया है, और इसके साथ रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और बन क्या रहा है हम लोग के पास, देखिए लेड आयोडाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड, पीबी लेड हो गया और आई से क्या हो गया, आयोडीन, तो लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, जो इनसॉल्युबल होता है, जो कैसा होता है, इनसॉल्युबल, ये ध्यान में रखिएगा, ये इनसॉल्युबल होता है। अब इधर हम लोग के पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका हम लोग को बेसिकली स्टेट बताना है कि किस स्टेट में पाया जाएगा। तो देखिए ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये इनसॉल्युबल होता है, प्रिसिपिटेट होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, तो PbI2 क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, PbI2 क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। साथ साथ में मेरा पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनेगा जो एक्वस में होगा, मतलब X है मेरा, S मतलब सॉलिड, और ये है मेरा एक्वस, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D फॉर दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर है, नाइट्रिक एसिड है, हम लोग का कॉपर नाइट्रेट बना और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और साथ साथ में H2O बना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशंस को, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एटम्स जितने भी पहले होंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे कॉपर एक है और यहाँ पे कॉपर एक है, तो पहले कॉपर बैलेंस था हम लोग का। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पहले यहाँ पे X और यहाँ पे Y उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिए तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन 2 पहले से है, ठीक है, एक N और यहाँ पे बाहर में 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन कितना हुआ, 2, और एक यहाँ पे पहले से है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा सकते हैं। तो देखिए 3 यदि ध्यान दीजिए तो यहाँ पे है 3 ऑप्शन में तो दिया हुआ हम लोग का, लेकिन Y को फिर कितना रखना पड़ रहा है, 5, तो 5 रखने पे काम नहीं चलेगा हम लोग का, 5 रखने पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि इधर नाइट्रोजन पहले से है प्रोडक्ट में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का जो नंबर है वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा, इधर कम होगा वैल्यू। देखिए आप चेक कीजिए, अब नाइट्रोजन इधर से 2 पहले से है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो इधर वाला जो नंबर होगा प्रोडक्ट में जो नंबर होगा, मतलब Y का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा X से, ये पता चल गया आप लोगों को। Y का जो वैल्यू होगा, Y उल्टा बोल दिया मैंने, Y का जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा X से, Y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा X से। अब गौर कीजिए ये बराबर है तो ये हो नहीं सकता है, इसमें Y बड़ा है, इधर वाला नंबर देखिए बड़ा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, Y छोटा होगा X से, तो Y छोटा होगा X से, तो कौन सा कंडीशन दिया गया, ये भी नहीं है, सिर्फ A ही ऑप्शन बचता है। आप इसमें पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे आप रख लीजिए 4 और यहाँ पे आप रख दीजिए 2, X के जगह रख दीजिए 4 और Y के जगह रख दीजिए 2। अब देखिए आपका क्या होगा, कॉपर इधर देखिए रिएक्टेंट में 1, हाइड्रोजन कितना है आपके पास 4, नाइट्रोजन कितना होगा 4 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 12 होगा। अब इधर देखिए, अब प्रोडक्ट में देखिए कॉपर कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 गुना 2 6, यहाँ पे 2 8, मतलब 6 2 गुना 2 हो जाएगा, देखिए ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 6 + 4 हो गया 10, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो हो गया 12 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को यदि हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2 दूना 4। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन होगा, x = 4 और y = 2। हमने कैसे बनाया पहले देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैंने देख लिया कि यहाँ नाइट्रोजन 2 पहले से है और एक एक्स्ट्रा यदि मैं मिनिमम वैल्यू 1 भी रखता हूँ तो यहाँ पे 3 पहले से है, और यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे हम वो y से बड़ा पुट करेंगे,
तो मतलब y लेस देन x होगा। तो y लेस देन x एक ही ऑप्शन में दिख रहा था हम लोग के पास, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। क्या गिफ्ट दे रहा है हम लोग के पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम है ये, देखिए क्विक लाइम अपने घर में देखा होगा, पेंट करते समय हम लोग पानी में क्या करते हैं, चूना डालते हैं। तो पानी में चूना डालते हैं तो बुलबुला निकलता है और वो गर्म भी हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए हीट भी निकलता है। क्या निकलता है, हीट भी निकलता है। तो हीट जिसमें रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन, दो सब्सटेंस जुड़कर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 और 4। तो 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का C फॉर कैलकाटा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्म कर रहे हैं, और ये जब रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होता है। आपने देखा होगा, मैंने कहा कि हम लोग जब पानी में चूना डालते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म कहाँ से हुआ, उस रिएक्शन के कारण, जिससे हीट रिलीज हुआ हमारा। क्या हुआ, रिलीज, हीट रिलीज हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट crystals lost water when heated, how many molecules of water are lost। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 होता है हमारा, वो अपने साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को रखता है। कितना क्रिस्टल्स, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 7 होता है। यदि आपसे पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इसका कितना होता है, 7 होता है। तो अब देखिए, आप यदि इसको हीट कर रहे हैं तो ये 7 जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, वो क्या हो जाएंगे, हीट होने के बाद अलग हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा FeSO4 और अलग से 7H2O, जिसे हम लोग एनहाइड्रस बोलते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस्ट हुए, तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस्ट हो गए। 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस। देखिए लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है लाइमस्टोन। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये दो सब्सटेंस में टूट जाता है, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में। तो देखिए CaO को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, और CO2 जो है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 7 का, बॉम्बे हो जाएगा, क्विक लाइम। स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। आप ध्यान में रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बोलेंगे, क्योंकि लाइम वाटर है। और कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं हम लोग, कॉस्टिक सोडा हम लोग बोलते हैं NaOH को। किसको बोलते हैं, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसको बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर इट। बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बर्न करता है, ठीक है, एक पॉप साउंड के साथ, जब हम लोग इसको, एक कैंडल है, देखिए सिंपल समझिए, व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर। तो एक यहाँ यदि हम बर्निंग कैंडल लेके आ जाते हैं CO2 के पास, तो क्या होगा, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। ये आपसे पूछ रहा है ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला बात कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों को लाइम वाटर टेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल जो टेस्ट है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो टेस्ट है वो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं हम लोग। किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन गैस रहेगा तो ये पॉप साउंड के साथ होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग को कैसा टेस्ट करना पड़ेगा, लाइम वाटर टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जिक्र किया कि CaCO3 जो था लाइम स्टोन्स या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग बोलते हैं, जब हम लोगों ने इसे हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया।
कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है और CO2 जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CO को क्विक लाइम। अब देखिए ये कैसा रिएक्शन है, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यदि आप बोलिएगा तो हीट देने के कारण ये डिकम्पोज हो रहा है। इसको डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट चाहिए मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। फोटोकेमिकल बेसिकली मतलब हम बाहर में रख दिए और वो टूट गया, ऐसा हुआ नहीं, उसको हम लोग को हीट देना पड़ा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नहीं क्योंकि किसी का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं क्योंकि कोई किसी को डिस्प्लेस किया नहीं है, सिर्फ एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट गया है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इन हीट देने के कारण टूटा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, देखिए क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि H2O जो रहता है, तो जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, H2O जो लिक्विड था, इससे हम इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को दो गैस मिलता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं हाइड्रोजन और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। अब देखिए, अब यदि आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑक्सीजन 2। जैसे 2 करता हूँ मैं तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाते हैं 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हम लोगों को 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना मोल हुआ, 2 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना मोल हुआ, 1 मोल, तो रेशियो कितना हुआ 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा था कितना रिलीज होगा, लिबरेट होगा। देखिए ये लिबरेट हो रहा था हम लोग का, तो 2:1, तो 2:1 बॉम्बे, 10 का B आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कौन डिकम्पोज हो जाता है। तो आप NCERT में देखिएगा, आपको मिलेगा AgBr। क्या मिलेगा, AgBr। AgBr जो होता है उसको जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं, AgBr के साथ AgCl भी मिल जाएगा आपको। AgBr को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये टूट जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में, सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। सिल्वर पे थोड़ा सा मतलब धब्बा, मतलब थोड़ा सा जो ये साइन करता है वो साइन खराब हो जाता है। मतलब ये था मेरा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसको जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो हम लोग को सिल्वर मिलता है और साथ साथ में ब्रोमीन गैस इवॉल्व होता है। तो KBr होगा नहीं हम लोग का, MgO नहीं होगा, NaCl नहीं होगा। सेम इसी तरह आप ये और याद रखिएगा, AgCl भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, AgCl भी होगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन मैंने पीछे ही बताया कि AgCl को यदि आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, Ag और Cl2 क्लोरीन गैस में टूट जाता है। Ag मिलेगा हम लोग को और क्लोरीन गैस मिलेगा। तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर कंपाउंड। व्हाइट सिल्वर chloride changes into gray. Decomposition takes place, both A and B takes place, both A and B takes place और nothing will happen। ये देखिए, यदि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए सबसे पहला आपका सिल्वर क्लोराइड जो था वो चेंज हो गया सिल्वर में। सिल्वर का कलर जो होता है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाता है और ये मेरा वाइट कलर का था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट हुआ सही। लेकिन बोलता है डिकम्पोजिशन, तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोज भी हुआ है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया, तो डिकम्पोजिशन भी हुआ। इसका मतलब A और B दोनों हुआ, A और B दोनों हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा हम लोग के पास। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ X गैस, आइडेंटिफाई X फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहला तो मैं आपको याद करा दूं कि जो फ्यूम्स बनता है ब्राउन फ्यूम्स वो NO2 का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब हम लोग रिएक्शंस के थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट था पहले आपके पास, क्या था, लेड नाइट्रेट, तो PbNO3। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया, हीट किया। तो हीट किया तो ये क्या टूटेगा, लेड ऑक्साइड में टूटता है, प्लस NO2 प्लस O2।
तो ये जो NO2 है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। याद कर लीजिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है। ये है लेड मोनोऑक्साइड, ये है मेरा लेड नाइट्रेट और ये है मेरा ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड, मेटल लेड का कार्बोनेट, मेटल लेड का कार्बोनेट मतलब समझिए PbCO3, ठीक है, लेड कार्बोनेट, इज ए वाइट सॉलिड। ये कैसा सॉलिड है, वाइट कलर का। इट डिकम्पोजेज व्हेन, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि इट डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए येलो सॉलिड ऑक्साइड X। व्हाट इज X? तो PbCO3 जो है इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये टूट जाता है PbO प्लस CO2 में। किसमें टूटता है, PbO प्लस CO2 में। तो व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड येलो सॉलिड, तो ये जो सॉलिड है मेरा वो येलो कलर का मिलता है हम लोगों को। पहले व्हाइट रहता है, फिर ये किसमें चेंज हो जाता है, येलो कलर का। तो पूछ रहा है X क्या है, तो बताइए ये क्या है, लेड ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, लेड ऑक्साइड। देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपल भी बना सकते थे। आप सोचिए सिंपल सा बात, आपको इस क्वेश्चन के आंसर मान लीजिए ऐसे नहीं भी पता था तो देखिए कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेड का कार्बोनेट है, अब सोचिए लेड का यदि कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो जिंक तो आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो मेरा जिंक है ही नहीं। सिल्वर आ ही नहीं सकता है क्योंकि रिएक्टेंट भी नहीं, सिल्वर रिएक्टेंट में भी नहीं है, यहाँ है ही नहीं, तो प्रोडक्ट में कैसे आएगा। मैग्नीशियम भी नहीं आ सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। यदि आपको नहीं भी पता है तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरह से, कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस तरह का हम लोग बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीजेज एनर्जी। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास, डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, एवोपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब सोचिए पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है हम लोगों के पास वो क्या दिया गया है, डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिलाना है, NaOH। NaOH क्या है, बेस है। अब सोचिए ये वाटर में मिलेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एवोपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को एवोपोरेट करते हैं तो पानी को एवोपोरेट करने के लिए आपको देना पड़ता है एनर्जी। पानी अपने आप एवोपोरेट नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में एवोपोरेट होगा यदि ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, तो वो हीट लेता है तब एवोपोरेशन होता है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को सब्लिमेट करना है यदि मान लीजिए तो सब्लिमेशन आपको हीट देना पड़ेगा। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में आप नमक घोलिए, कुछ होता है, एनर्जी रिलीज वगैरह कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिलता, पानी वैसा ही रहता है। तो इसके आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जब आप वाटर में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। अब ध्यान दीजिए इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है कि ये हो सकता है कि ये बीकर को ब्रेक कर दे। बीकर को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। बीकर हो सकता है कि टूट जाए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जो एनर्जी को गेन करता है, गेन एनर्जी। एनर्जी को गेन करने के बाद कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला H2O लिक्विड से H2O गैस, तो H2O लिक्विड से H2O गैस, सिंपल आप समझिए H2O लिक्विड फॉर्म में था, उसको H2O गैस फॉर्म में बदलना है तो आपको तो हीट देना ही पड़ेगा। बिना हीट दिए तो ये नहीं बनेगा। तो पहला आंसर तो हो गया, और आप गौर कीजिए कि MCQ है तो पहला ऑप्शन हो गया, तो आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है आपको। पहला ऑप्शन हो गया तो आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है हम लोग के पास। वैसे हम लोग देखें तो कंबसन ऑफ मीथेन और कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर COH का होल्टवाइज। देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है पानी में, जब हम लोग इसको डालते हैं चूना को तभी हम लोगों ने देखा था कि ये एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। कंबसन ऑफ मीथेन, मीथेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा चिंगारी, तो हम लोग इसमें एनर्जी जलने के बाद रिलीज होगा, कंबसन बोल रहा है। तो मीथेन का जब कंबसन करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ना कि गेन होगा। एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl टू वाटर, वाटर में HCl
मिलाने के लिए आपको याद होगा एसिड बेस सॉल्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड में कभी भी वाटर नहीं मिलाते हैं, एसिड में कभी भी वाटर नहीं मिलाते हैं। वाटर में एसिड तो मिलाते जरूर हैं, लेकिन वो भी क्या, ड्रॉप वाइज ड्रॉप मिलाते हैं, नहीं तो क्या होगा, और हमेशा स्टीयर करते रहते हैं। स्टीयर करने से ये रिएक्शंस ज़्यादा हीट नहीं होता है, मतलब अच्छे से हो जाता है। तो एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl टू वाटर, तो वाटर को यदि हमको मिलाना है तो ये क्या होगा, एनर्जी इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। तो सिर्फ एक ही है जो एनर्जी को गेन करेगा, वो है H2O लिक्विड से H2O गैस। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स आर रिएक्टेड विथ, जिंक का ग्रेनुअल्स मतलब जिंक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व। तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा, ये देखिए ये है मेटल और ये है मेरा एसिड। मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं तो आपको पता होगा एक गैस रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसका आंसर तो सी हो गया। लेकिन आप इस रिएक्शन को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दिख जाएगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस हम लोग के पास बाहर मिल जाएगा हम लोग के पास। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। इसमें से किसको मिलाते हैं तो हम लोगों को कैसा कलर मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर बोला गया है। तो देखिए रेडिश ब्राउन कलर, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये कलर आ गया है यहाँ पे, कलर रेडिश ब्राउन कलर बोल दिया। तो सबसे पहले FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस NH4OH, दूसरा है NaCl प्लस H2O, अगला है AgNO3 प्लस NH4OH, CuSO4 प्लस H2S। तो यहाँ पे ध्यान दें, यदि पानी में नमक डालते हैं हम लोग तो कोई कलर दिखता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बचता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, व्हाइट और ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट आता है, तो ये तो होगा नहीं। रेडिश ब्राउन बोला है तो आप इसका आंसर सिर्फ एक होगा। इसमें कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिखता है हम लोग को, तो इसका ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो है FeCl3 प्लस NH4OH। इस रिएक्शन को भी हम लोग लिख सकते हैं FeCl3 प्लस NH4OH रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हम लोग के पास, FeOH का होल थ्राइस फेरिक क्लोराइड बनता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड रिलीज होता है। देखिए NH4Cl बन जाएगा आपस में और ये FeOH का होल थ्राइस बन जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये जो कलर FeOH का होल थ्राइस बनता है उसके कारण रेडिश ब्राउन PPT मिलता है हम लोगों को। कैसा मिलता है, और रेडिश ब्राउन। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल हो। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन क्या होता है, दो से या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस नहीं, डिकम्पोजिशन है तो एक सब्सटेंस जो है वो टूटता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, तो डिकम्पोजिशन तो हुआ नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ नहीं क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ नहीं। बचा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो एल्युमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपेयर में, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए एल्युमिनियम क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन हम लोग के साथ में बने। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। अब इसे देखिए, मैं बता देता हूँ एक बार रिएक्टिविटी सीरीज किसका क्या होता है। एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम,
ठीक है। तो ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्टिविटी क्या करता है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। तो लीस्ट रिएक्टिव ये होगा, ठीक है, ये होगा लीस्ट रिएक्टिव और ये होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपको ध्यान में कैसे रखना है कि मैंने बोला कि इसे याद करें, इसको आप लोग बोलिए सर इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए आप लोग मैच देखते हैं तो ब्रेटली, यहाँ पे याद करने का सिर्फ तरीका मैं बता रहा हूँ। जो ब्रेटली है, ठीक है, तो उसका बहुत सारा पैसा है, तो उसका शादी होने वाला है, तो उसका जो काका और नाना है वो बोलता है कि हमको सिर्फ अलमारी चाहिए। तो देखिए इसको याद कर सकते हैं हम लोग, ली के नाना काका ने मांगी अलमारी। क्या मांगी, अलमारी। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसा को वो अलमारी में रखना चाहता है। मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह। मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह, ये सबसे उसको लगाव नहीं है। अब यहाँ तक याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रभा नाम की एक लड़की है जो आज अपने घर में अपने माँ से मार खाई है। तो प्रभा ही कुटी होगी आज। अब देखिए प्रभा ही कुटी होगी आज। अब आज यदि वो मार खाई है तो मार खाने के बाद आदमी लोग रोते रहता है, तो आज के बाद आऊँ, ठीक है, और सबसे लास्ट में प्लेटिनम लिख देना। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम का है, आपको हर जगह काम आ सकता है। जब आप मेटल्स पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड बेस में भी आपको काम आएगा। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। ली के नाना काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊँ। इसमें लिथियम जो है वो सब मोर रिएक्टिव है और प्लेटिनम जो है वो लेस रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते रहते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, देखिए ये सब जो एल्युमिनियम तक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। वो क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ से ध्यान में रखिए, ये जो कॉपर को कुछ तक हम बोल सकते हैं कि नेटिव है, लेकिन बाकी जो नीचे है Hg, Ag, Au और प्लेटिनम, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा, ये मीडियम में है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये सब नेटिव मेटल है, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये सब क्या पाए जाते हैं, नीचे वाले मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए इस सीरीज को आपने याद कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये पिछला क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे आप देखिए आयरन और एल्युमिनियम, आयरन देखिए कहाँ पे है, आप यहाँ पे गौर कीजिए तो आयरन देखिए यहाँ पे है, एल्युमिनियम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो आयरन को क्या कर दिया, वो डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने बोला है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट, देखिए मैग्नीशियम ऊपर में और हाइड्रोजन यहाँ है, तो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। आपको निकालना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट मतलब जो गलत है वो निकालना है। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देखिए आयरन यहाँ पे है और जिंक यहाँ पे है, तो आयरन कम रिएक्टिव होगा जिंक से, तो ये भी तो सही है। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, देखिए कॉपर कहाँ है, यहाँ पे, एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ पे, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव तो होगा नहीं, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत है। सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, देखिए सिल्वर कहाँ है, यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे, तो सिल्वर जो होगा लेस रिएक्टिव होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सी, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह मैं हर चैप्टर का MCQ क्वेश्चन लाता रहूँगा और इसी चैप्टर का और क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड की तैयारी करने में आसानी हो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।